दिखाते हैं कि किस तरह से आग ने तांडव मचाया हुआ है। गर्मी प्रचंड है, पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो ऐसे में हिमाचल के जंगलों में सोलन में जब आग लगी तो क्या हुआ। रात को आग की लपटों ने जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया था और कुछ ही घंटों के अंदर मानो पूरा जंगल इन लपटों से घिरा नजर आया। सुबह हुई तो तस्वीरों ने आग की ताकत का एहसास करवाया। चारों तरफ धुएं का गुबार था, जले हुए पेड़ों के अवशेष खड़े थे। बताया जा रहा है कि करोड़ों की वन संपदा इस आग में खाक हो गई। आमतौर पर जून के शुरुआती हफ्तों की गर्मी जंगलों को जलाती है, लेकिन तीसरे हफ्ते में ऐसा अग्निकांड लोगों को चौंका रहा है। एक नहीं बल्कि 7-7 बार हार मिली है। क्रिकेट के मैदान पर भी जंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो ऐसे में पाकिस्तानियों की हालत जो है पस्त है। लेकिन किस तरह से जीत के बड़े दावे कर रहे थे सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान के लोग, तो हिंदुस्तानियों ने भी इस जीत के बाद कैसा करारा जवाब दिया, जरा देखिए आप। मैच जीता तो मूंछें भी ऊंची हुई और सोशल मीडिया पर ये मूंछें हो गईं विंग कमांडर अभिनंदन जैसी। ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद ये मीम सबसे ज्यादा वायरल हुआ। दरअसल मैच से पहले विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर एक दोयम दर्जे का ऐड पाकिस्तान में बनाया गया था। उसी ऐड का जवाब इस मीम से दिया गया, जिसमें शतकवीर रोहित शर्मा के चेहरे पर विंग कमांडर अभिनंदन जैसी लंबी मूछें लगा दी गई। कुछ इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। कुछ वक्त पहले हसन अली बाघा बॉर्डर गए थे और वहाँ उन्होंने खूब चीख चिल्लाहट मचाई थी, लेकिन मैच में हसन का बच गया बैंड। और फिर तो हसन के जवाब में इंडियन फैंस ने नागिन डांस कर दिया। पाकिस्तानी फैंस भी अपनी टीम की खिंचाई में पीछे नहीं रहे। एक जनाब ने ट्विटर पर लिखा, डियर इंडिया, हाथ थोड़ा हौले रखें, हमारे सरफराज रोना दें अभी। तो दूसरे साहब ने लिखा, डॉलर रेट और इंडिया के रन रोकना हमारे हाथ में नहीं। एक जनाब तो और आगे बढ़ गए और लिखा, आज 500 रन बनेंगे, 350 इंडिया के और 150 पाकिस्तान के। अब शायद सरफराज भी सोच रहे होंगे कि किस मुंह से घर लौटे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पटरी से क्या उतरी कि रावलपिंडी एक्सप्रेस भी जो है इस कदर गुस्सा खा गई कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज को 10 मिनट की टिप्पणी में 7 बार बेवकूफ कह डाला। इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है? सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। ब्रेनलेस मतलब बेवकूफ। ये शब्द पाकिस्तान के महान गेंदबाज शोएब अख्तर ने 7 बार इस्तेमाल किया पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद के लिए। शोएब इतने नाराज थे कि क्या कप्तान क्या मैनेजमेंट, सबको कोस रहे थे। आज पाकिस्तान ने वही गलती की, टॉस जीता, अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर विराट कोहली को उन्होंने बैटिंग करा दी और नोइंग द फैक्ट इनके पास बड़े बैट्समैन है और इनके बैट्समैन लंबे चौड़े रन करते हैं। 7वीं बार हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप में मिली हार, चोट लगना लाजमी था, लेकिन पाकिस्तानी टीम इतना खराब खेलेगी इसकी उम्मीद रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी नहीं थी। आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। शोएब की नाराजगी जायज भी है, क्योंकि अगले मौके के लिए पाकिस्तान को अब 4 साल का इंतजार करना होगा। आपको दिखाते हैं, बिहार में चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को लेकर और लोगों में गुस्सा है। कार में बैठे हैं बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजाक और उनके सामने है त्रस्त जनता के सवाल। ये उन लोगों का गुस्सा है जो अपने मासूमों को खो चुके हैं। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल की हैं। श्याम रजाक दौरे पर पहुंचे तो सवालों से सामना हुआ तो निकल लिए। वहीं मुजफ्फरपुर में AES के कारण हो रही बच्चों की मौत से आहत एक सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर CGM कोर्ट में केस दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर में अब तक 100 बच्चों की मौत AES या कहीं चमकी बुखार के कारण हो चुकी है। अब भी 75 बच्चे ICU में भर्ती हैं। मोतिहारी में 12 बच्चे इस बीमारी के शिकार हुए हैं। कुल मिलाकर बीमारी के चलते 112 मासूम अपनी जिंदगी खो चुके हैं। प्रचंड गर्मी से, लू से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी जाती हैं, खास इंतजाम किए जाते हैं, ये तो आपने सुना है। लेकिन क्या कभी गर्मी की वजह से कर्फ्यू लग सकता है? जी हाँ, अगर बिहार में 2 दिन के भीतर लू और गर्मी के चलते 150 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी तो ऐसी नौबत आ ही जाएगी। सरकारी और गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद करा दिया गया है। साथ ही मनरेगा के काम को भी बंद करा दिया गया है। साथ ही खुले में होने वाले सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का बैन लगाया गया है। गर्मी का प्रकोप कुछ ऐसा है कि डीएम को धारा 144 लागू करनी पड़ गई। इस कदम के पीछे वजह है लू के चलते मौत का बढ़ता आंकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लू की चपेट में आने से हुई मौतों के आंकड़े पर नजर डालें तो लू लगने से पिछले 2 दिनों में अब तक 173 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले बिहार में 161 लोग 2 दिन में काल के गाल में समा चुके हैं। गया में पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की मौत हुई। गया, नवादा और औरंगाबाद के अस्पतालों में अब भी 300 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। वहीं यूपी में पिछले 10 दिन के अंदर 7 से ज्यादा और MP में 3 से ज्यादा लोगों की मौत लू के कारण हुई है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि बिस्तर कम पड़ गए हैं। मानसून आने में अभी 10 से 12 दिन का वक्त और लगेगा। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि प्रचंड गर्मी लोगों का काल बनती रहेगी।
और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कोलकाता के डॉक्टरों के समर्थन में देश भर के डॉक्टरों ने भी अपना अपना विरोध दर्ज कराया, अपना आक्रोश दिखाया, अपनी समस्याएं बताई हैं। हालांकि कोलकाता के डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी के साथ बातचीत करने के बाद, उनकी मांगे माने जाने के बाद हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन आज देश भर से क्या कुछ तस्वीरें आई वो भी देखिए जरा। बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज, देहरादून, गाजियाबाद, देश के हर बड़े शहर से आज ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट का जवाब पूरे देश के डॉक्टर्स ने दिया। माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी और जुबान पर बस एक ही मांग थी, इंसाफ होना चाहिए। कुछ जगह तो डॉक्टर एक कदम आगे निकल गए। विजय गुर्जर नाम के एक डॉक्टर ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, तो कुछ जगह डॉक्टरों ने मरीजों से ही समर्थन का दम भरा। डॉक्टर चुपते रहेंगे यहाँ पे? डॉक्टर को मारो, मैं कहता हूँ बाउंसर रखो, पुलिस प्रोटेक्शन। बताओ, इस मुहिम में हमारे साथ हैं आप? बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अभी से आपके साथ हैं। डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े थे और हड़ताल से मरीज बेहाल थे। ओपीडी पर ताले लग गए तो मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई जगह मरीज अपने इलाज के लिए टकटकी लगाए नजर आए। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली के मुखर्जी नगर का जो पूरा मामला था, जिसमें पुलिस वाले कह रहे थे कि पहले उन पर तलवार लहराकर हमला किया गया, लेकिन शख्स सरबजीत ने आरोप लगाया कि उसके साथ पुलिस वालों ने क्रूरता दिखाई है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, आइए देखते हैं। सरेआम चलते लात घूसे, ताबड़तोड़ चलती लाठियां, तलवार लहराई गई और फिर सड़क पर गिरा कर मारा गया। तस्वीरें रविवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर में हुई वारदात की हैं। मुखर्जी नगर में एक वैन ड्राइवर और पुलिस वालों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान ड्राइवर ने तलवार निकाल ली थी। बस इसी से पुलिस वालों का गुस्सा ऐसा बेकाबू हुआ कि उन्होंने सड़क पर ड्राइवर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट के बाद भी बवाल थमा नहीं। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और यह हंगामा सियासत में तब्दील हो गया। पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पीड़ित सरबजीत से मिलने पहुंचे और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीड़ित के घर नजर आए। सियासतदान अपनी बातें कहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि वर्दी से मिली ताकत का यूं बेजा इस्तेमाल करने का हक दिल्ली पुलिस को किसने दिया। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ है और ऐसे में एफएटीएफ का ग्रे लिस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। और किस तरह की मुश्किलात अब पाकिस्तान के लिए आती दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक की जो पाकिस्तान की कार्रवाई है, जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पक्ष रखे हैं, वो एफएटीएफ को मंजूर नहीं है। आगे क्या होगा, यही सवाल एफएटीएफ की मीटिंग को लेकर इमरान खान के जहन में घूम रहा होगा, क्योंकि एफएटीएफ की मीटिंग ही पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य तय करेगी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सामने एफएटीएफ ने 27 बिंदु रखे थे, जिसमें से सिर्फ 2 पर एक्शन को लेकर एफएटीएफ संतुष्ट है। लश्कर और जैश जैसे गुटों की टेरर फंडिंग को लेकर एफएटीएफ की नाराजगी बरकरार है। अगले महीने एफएटीएफ की चेयरमैनशिप चीन के हाथों में चली जाएगी। ऐसे में भारत समेत अमेरिका और फ्रांस जैसी ताकतों का मकसद पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट में रखना है, ताकि इमरान सरकार पर दबाव बढ़े और पाकिस्तान आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने से बचे। और चीन को लगा है बड़ा झटका। भारत ने मालदीव के साथ अपने रिश्तों को प्रमुखता से तरजीह दी। ये बात उसी से साबित हो गई थी जब नरेंद्र मोदी जो हैं अपने पहले विदेश दौरे में दूसरे कार्यकाल में मालदीव गए थे। और किस तरह से चीन को लगा झटका, अब देखिए इस रिपोर्ट। भारी बहुमत के साथ जीतने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा मालदीव की थी। वहीं से इशारा मिल गया था कि मालदीव और भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। इन बेहतर होते रिश्तों से जुड़ी एक खबर अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि मालदीव की सरकार चीन के साथ हुए ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को रद्द कर सकती है। यह ऑब्जर्वेटरी मालदीव के मुकुनुधु में बनाई जानी थी और चीन का मकसद इसके जरिए बड़े समुद्री इलाके पर निगरानी रखना था। भारत शुरू से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था और अब लगता है कि मालदीव ने चीन की जगह भारत को चुनने का फैसला जग जाहिर कर दिया है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई और उसमें सांसदों ने शपथ ली और किस तरह से अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज के साथ सांसद पहुंचे, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर किया। अहम डॉक्टर हर्षवर्धन लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपथेयहम्। संस्कृत में शपथ लेते ये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने आज 17वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। इनके अलावा 3 और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और श्रीपद नाइक ने संस्कृत में शपथ ली। हालांकि पीएम मोदी ने हिंदी में ही शपथ ली। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान संसद में सांसद अनोखे ही अंदाज में नजर आए। किसी के सर पर पारंपरिक टोपी तो कोई सिल्क का पारंपरिक पटका डालकर संसद पहुंचा। बिहार के दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर पहले दिन मिथिला की पारंपरिक पोशाक में नजर आए। उनके सर पर पाग और गले में मखान की माला। मधुबनी से बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव शॉल और टोपी पहनकर संसद पहुंचे। पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी पारंपरिक लिबास में पहुंचे। वहीं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सांसद निशीथ प्रामाणिक की सफेद पगड़ी ने संसद में सभी का ध्यान खींचा। और जिस तरह से प्रचंड गर्मी है उसका नतीजा ये हो रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी की घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में रविवार देर रात आग लग गई। इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और देर रात काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में RIL के एक संयंत्र में आग लग गई। RIL के इस संयंत्र में रविवार रात उस समय आग लगी जब 1 महीने से बंद पड़ी इसकी एक इकाई को फिर से चालू किया गया। यूपी के हरदोई में शॉर्ट सर्किट के चलते एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में डीजल का एक टैंकर भी खड़ा था। शोलों की चपेट में आकर टैंकर भी धू-धू कर जलने लगा। लोगों ने वक्त रहते फैक्ट्री की बिजली काटी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जादू दिखाते दिखाते जादूगर खुद गुम हो गया है और अब उसको ढूंढा जा रहा है। कोलकाता के मैंड्रिक कहे जाने वाले चंचल लाहिरी एक स्टंट करने के लिए, यानी कि एक बड़ा जादू दिखाने के लिए गंगा में उतरे, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ऐसी थी विजर्ड मैंड्रिक कहे जाने वाले चंचल लाहिरी की पॉपुलैरिटी। वो जहाँ जाते अपने कारनामों से लोगों को चौंकाते, कभी टोपी से खरगोश निकालते तो कभी हवा में उड़कर दिखाते। लेकिन कोलकाता में गंगा किनारे ये स्टंट एक मिस्ट्री बन गया। चंचल लाहिरी एक पिंजरे में बंद हुए और पिंजरे को गंगा में उतार दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि चंचल पिंजरा तोड़कर बाहर निकलेंगे, लेकिन चंचल निकले नहीं। चंचल का पिंजरा नदी में उतारा गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। अब चंचल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। स्टंट से पहले चंचल ने कहा था, निकला तो मैजिक और डूबा तो ट्रेजिक। तो क्या चंचल की जुबान से निकले दूसरे अल्फाज ही सच हो गए? और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया में आज क्या कुछ घटा है, ताकि आप रहें सावधान। क्राइम कट टू कट। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ड्राइवर और पुलिस की भिड़ंत के बाद हंगामा करती भीड़ ने एसीपी को ही पीट दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ ने एसीपी त्यागी को अपने गुस्से का निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एसीपी के चेहरे पर चोट लगी है। टिकटॉक पर स्टार बनने की चाह ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वारदात दिल्ली की है, जहां टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए एक शख्स ने महंगा फोन लूट लिया, लेकिन ये पकड़ा गया। लुटेरे से पुलिस ने एक रेसिंग बाइक भी बरामद की। महाराष्ट्र के वर्धा में एक मासूम के साथ दरिंदगी की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बच्चा मंदिर में खेल रहा था। इसी से गुस्साए दबंगों ने बच्चे को गर्म टाइल पर बैठा दिया और वो बुरी तरह झुलस गया। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हीरो ऑफ द डे से, जो बनी है चीन की रेस्क्यू टीम के लोग, जिन्होंने पूरे के पूरे बाढ़ से प्रभावित गांव का रेस्क्यू किया। इन दिनों चीन का ग्वांगडोंग प्रांत का तकरीबन पूरा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ों से गिरते मलबे और बरसात ने कई इलाकों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। कुदरत के इसी कहर की चपेट में ग्वांगडोंग का एक पूरा गांव आया। गांव के सभी परिवार बाढ़ के बीच फंस गए। ऐसे में एक रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। तड़के सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू दल एक एक घर तक पहुंचा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू कर्मी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये रेस्क्यू दल पानी में उतरा और तब तक लगा रहा जब तक गाँव के एक एक शख्स को भीषण बाढ़ के बीच से निकाल नहीं लिया। फर्ज की राह में डटे रहने वाले रेस्क्यू कर्मी बन गए इस गाँव के हीरो। और चीन में ग्वांगडोंग की बाढ़ में किस तरह से लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं, किस तरह के हालात चीन में हैं, ये आपको दिखाते हैं। पिछले एक हफ्ते में चीन से आई ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पहाड़ों पर एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो मैदानी इलाके भी बारिश से हलकान हैं। घरों में पानी घुस गया है तो सड़कों पर नदी बह रही है। बाढ़ और बारिश से चारों ओर तबाही मची है। कुदरत की इस त्रासदी में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आंकड़ों के मुताबिक चीन के 8 प्रांत में करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा कहर दक्षिण और मध्य चीन में बरपा है। रात की बात यह है कि रविवार से बारिश की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन सी वो खबरें रहीं जो सुर्खियों में बनी रहीं वर्ल्ड कप टू कप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर जाएंगे। 14 साल बाद ये उत्तर कोरिया में किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता का पहला दौरा होगा। माना जा रहा है कि जिनपिंग और किम अमेरिका के प्रतिबंधों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया कि अगले 10 दिनों के अंदर वो अपनी प्लूटोनियम संवर्धन की क्षमता को हासिल कर लेगा। ओमान की खाड़ी में टैंकर विस्फोट के बाद तेल के दाम ऊपर चढ़ चुके हैं। ऐसे में ईरान का ऐलान मध्य पूर्व एशिया में हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण कर देगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गोलन की पहाड़ियों में नए शहर का उद्घाटन किया, जिसे नाम दिया गया है ट्रम्प हाइट्स। जब अमेरिका ने गोलन की पहाड़ियों को इजराइल के क्षेत्र पर मान्यता दी थी, तब ट्रम्प के नाम पर शहर बनाने का ऐलान किया गया था और नेतन्याहू ने इस ऐलान को पूरा भी कर दिखाया। और पाकिस्तान को लगातार वर्ल्ड कप मुकाबले में 7वीं बार शिकस्त देने के बाद क्या कुछ हलचल रही खेल के मैदान से, देखते हैं स्पोर्ट्स कट टू कट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में खेले गए मैच में पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया कुछ दिन करेगी आराम। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अगला मैच 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ होना है। मौजूदा वर्ल्ड कप में 3 मैच जीत चुकी है टीम इंडिया। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्ल्ड कप के अगले 3 मैचों के लिए हुए बाहर। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे भुवनेश्वर कुमार। मैच में सिर्फ 2 ओवर 4 गेंदें ही कर पाए थे भुवनेश्वर कुमार।
हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय वर्ल्ड कप के 2 मैचों से हुए बाहर। अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे जेसन रॉय। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान लगी थी चोट। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों के अंदाज के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़।